नमस्कार दोस्तों, PCSM के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग NCERT के 6 क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा जल। जल जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ है। ठीक है, जिस प्रकार ऑक्सीजन हमारे लिए सांस लेने के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार जल क्या है, हमारे लिए मानव जीवन के लिए एक अति आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए जल तथा बिजली, हम एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जिस वस्तुओं की आवश्यकता है हमें उतना ही उसकी उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। नहीं तो आजकल जो है जल एक मानव जीवन के लिए काफ़ी खतरा बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी कुछ किताबी बातें हैं जिसको हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और उसको परीक्षा की दृष्टि से जो कुछ भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको साथ ही साथ हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ लिए, नॉलेज ले लिए और नौकरी मतलब कर लिए, कुछ भी कर लिए, ये मतलब नहीं होता है। किताब पढ़ने का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को, उस किताबी रूप किताब में जो चीज़ भी लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में आप किस प्रकार इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। पढ़ने का ये वास्तव यही चीज़ होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जल, आज का टॉपिक है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी कारणवश से आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। मान लीजिए कि किसी कारणवश से आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी ही जल मिलता है। अब आप कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा। अब आप लोग तो 10 बाल्टी नहाने में ही लगा देते हैं, 10 बाल्टी कपड़ा धोने में ही लगा देते हैं, डेली गाड़ी धोते हैं, डेली अपने घर के जो फर्श होते हैं उसको धोते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हम लोगों को बचना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे। बताइए, अगर आपके परिवार को प्रतिदिन 1 बाल्टी ही जल मिलेगा तो क्या 1 बाल्टी जल से आप इतनी सारे काम को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है, इसके अलावा और बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तब क्या होगा? आप सोचिए क्या होगा। पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चित्र संख्या 14.1 में दिखाया गया है कि क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि पानी का उपयोग हम लोग किस किस वस्तुओं में करते हैं। यहाँ पे नहा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, पीने के लिए पानी ले जा रहे हैं, सब में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, हम कितने जल का उपयोग करते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 1 में पढ़ते हैं कि प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए। प्रतिदिन की उन सभी क्रियाकलापों की क्या बनाइए? आप सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं, उसका सूची बनाइए। सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई थी। इसी प्रकार की सारणी अपने नोटबुक में बनाइए और अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा को मापिए। ठीक है, आप अब क्या कीजिए, आप मापन के लिए मग भी ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं कि हमने दिन भर में कितने गिलास जल का उपयोग किया, कितने बाल्टी जल का उपयोग किया। ठीक है, सारणी 14.1 में आपके परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान दिया गया है कि कितना जल का उपयोग हम लोग पीने में करते हैं, कितना जल का उपयोग हम लोग पीने में करते हैं, ब्रश करने में कितना जल यूज करते हैं, नहाने में कितना जल यूज करते हैं, बर्तन साफ करने में कितना जल का यूज करते हैं। इसको क्रियाकलाप बनाइए, क्रियाकलाप में लिखिए। और कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में, कोई अन्य काम में भी उपयोग करते हैं। परिवार में एक दिन में उपयोग हुए जल की कुल मात्रा को नीचे लिखिए कि हम लोग आज एक दिन में टोटल कितनी जल का उपयोग किए हैं। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं?
इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। जब एक दिन जल का उपयोग आप मान लीजिए कि 10 बाल्टी एक दिन में यूज करते हैं, इस तरह से आप पूरे महीने में यूज कर निकाल सकते हैं, पूरे साल में निकाल सकते हैं कि आप एक परिवार या एक व्यक्ति जो होता है पूरे साल में कितने जल का यूज करते हैं। ठीक है, अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से भी विभाजित कर दीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा। अब आप क्या कीजिए, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के एक वर्ष में, आपके गांव अथवा शहर के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है, कितनी जल की आवश्यकता होगी, कितना लोग यूज करते हैं। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई होगी, ठीक है, जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जो होता है जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं, पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? क्या आपने कभी विचार किया है? क्या आप इस जल के कुछ और उपयोग के बारे में भी सोच सकते हैं? सोचिए कि हम जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ये तो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है, ठीक है। अगर कुछ दिनों के लिए पेड़ पौधों को जल नहीं देंगे तो क्या होते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है। इसलिए जल मानव के साथ साथ पशु के साथ साथ क्या होते हैं, हमारे पेड़ पौधों के लिए भी अति महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, ठीक है। अब देखिए कि हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से उपयोग करते हैं? अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे कि हम नदी से प्राप्त करते हैं, हम झरनों से करते हैं, तो कुछ तालाबों से करते हैं, यही कहिएगा ना, ठीक। कुओं अथवा हैंडपंप से भी जल प्राप्त करते हैं। कुओं अथवा हैंडपंप से भी क्या करते हैं, जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि हम जल जो है टोटियों से प्राप्त करते हैं। टोटी मतलब नल से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोटियों में जो है जल कहाँ से आता है? अब चित्र संख्या 14.2 में दिखाया गया है। टोटियों के द्वारा, यहाँ पे टोटी दिखाया गया है, यहाँ पे 14 ये टोटी दिखाया गया। नल को बोला जाता है टोटी बेसिकली, ठीक है। टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है। जो हम टोटी से नल में जो पानी लाते हैं, जो हम अपने डब्बों में भरते हैं, वो कहाँ से आता है? वो भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से ही प्राप्त होता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? पाइपों के नेटवर्क के द्वारा की जाती है, ठीक है। नदी, झील, नलकुओं या कुओं से जल टोटियों में आता है, ठीक है। हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न भिन्न हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। कोई चापाकल से निकाल सकता है, कोई कुआं से निकाल सकता है, कोई कहीं से मिला सकता है। अंततः हम सबके जल के एक से ही स्रोत हैं। जैसे तालाब है, झील है, नदी है तथा क्या है, कुएं हैं। यहीं से हम लोग जल प्राप्त करते हैं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख भी किया है। हमने अपनी चर्चा में क्या किया है कि कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है कि जल हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए अब बताइए कि जल कहाँ से आता है, ठीक। हम लोग नदी, झरना या कुआं से तो जल प्राप्त करते हैं, लेकिन वो नदी, झरना या कुओं में जल कहाँ से आता है? महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। आइए आगे देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। 2/3 भाग कितना से? जल से घिरा हुआ है, यानी 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। इस जल का अधिकांश भाग कहाँ है? समुद्रों अथवा महासागरों में है। यहाँ पे 14.3 में चित्र संख्या दिखाया गया है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं। अब क्या होते हैं?
समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं। समुद्रों और महासागरों के जल में क्या होते हैं? बहुत से लवण घुले होते हैं। आप समुद्र के पानी को डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं, उसको क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, उसके बाद ही समुद्री जल को पिया जाता है। नहीं तो समुद्री जल काफ़ी लवणशील होते हैं, जिसमें जल जो होता है खारा होता है। समुद्री जल क्या होता है, कैसा होता है? खारा होता है। इसलिए यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, यानी कि अनुपयुक्त होता है। अन्य घरेलू कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं होता है। ठीक है। कदाचित आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा, किसके द्वारा? एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई एक कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कौन सा? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये पंक्तियां तो सुनी ही होंगी। कौन सी पंक्तियां हैं? कि हर जगह जल ही जल, क्या? हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं का क्या मतलब हुआ? वही समुद्री जल है कि हर जगह तो जल ही जल है, पूरा समुद्र में जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समुद्री जल खड़ा है। ठीक है, इसीलिए आप उसको डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं। आगे क्या है कि यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। अब मान लीजिए कि महासागर में कोई जहाज लेकर के कोई नाविक भटक गया, उसको प्यास लगा हुआ है। अब उसके चारों तरफ तो जल ही जल है, लेकिन पीने के नाम पे क्या है? एक बूंद भी पानी नहीं है। ठीक है। फिर भी महासागर का उपयोग जो होता है हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है कि आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं है? ठीक, जो जल हम उपयोग करते हैं वह क्या होता है? खारा नहीं होता है। तो हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं, तो उनको पता भी नहीं होगा। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों या झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है? अब जो होता है महासागर का जो जल होता है उन तालाब या झील तथा नदी या कुओं में कैसे पहुंचता है, जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? और ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? क्या इसकी मतलब है? ठीक है, आगे देखिए। इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक होगा। जल चक्र के विषय में जब तक हम जल चक्र नहीं जानेंगे तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि समुद्र के द्वारा जो जल होता है, समुद्री जल जो होता है, हमारे झील, तालाब या फिर कुओं में कैसे पहुंचता है। तो आइए जल चक्र को पढ़ते हैं, जल चक्र के बारे में समझते हैं कि जल चक्र होता क्या है। ठीक है, जल के विलुप्त होने की युक्ति क्या होती है? जल के विलुप्त होने की युक्ति क्या होती है? आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है? आपने बिल्कुल सही बात सुना कि आपने कितनी बार देखा होगा कि फर्श पर जब हम लोग फर्श को धोते हैं तो कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है? वो फर्श हमारा सूख जाता है। यह जल जो होता है विलुप्त होता प्रतीत होता है। जल चला कहाँ जाता है? इसी प्रकार गीले कपड़ों को सूखते समय भी जल क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाता है। जैसा कि चित्र संख्या 14.4 में यहाँ पे कपड़े सुखाते हुए अलगानी पर सूखे कपड़े, यहाँ पे जल ये जल भीगा हुआ जो कपड़ा था, भीगे हुए कपड़े से जल कहाँ ये जा रहा है? ऊपर जा रहा है वाष्पित होकर के। ठीक है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, माफ कीजिएगा, वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। यह जल कहाँ जाता है? कभी आपने सोचा होगा ये जल जो होता है कहाँ जाता है? क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है? आपने अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घोला हुआ था? याद कीजिए। अगर आप लोग पिछली कक्षा को नहीं देखे हैं तो एक बार पिछली कक्षा को भी देख लीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लास आपको और आसानी से समझ में आएगा। हमने क्या पाया था? जल वाष्पित हो गया था, ठीक, तथा नमक क्या था? शेष रह गया था। नमक क्या था? शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गर्म करने पर जल जो क्या होता है? जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गर्म करने पर जल किस में परिवर्तित हो जाता है? जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प जो है अपने साथ लवणों का वहन नहीं करता है। जलवाष्प जो है अपने साथ लवण का वहन नहीं करता है। ठीक है, जब हमने जल गर्म किया था लवण वाली जल, तो नमक नीचे बैठ गया था। ठीक है, इस प्रकार बनी जलवाष्प जो है वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना होता है? अनिवार्य होता है। तथापि हमने यह देखा है कि
हमने यहाँ देखा है कि खेतों में, सड़कों पे, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया था कि महासागरों का खारा जल जो गहरे खड्डों में छूट जाता है, जलवाष्पन के परिणाम स्वरूप, वाष्पन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता था। हमने पढ़ा था वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होता है। वाष्पन करने के लिए जो ये ऊष्मा हमको प्राप्त होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये सूरज से प्राप्त होता है। आइए इसका पता लगाते हैं। आइए क्रियाकलाप 2 को देखते हैं। ठीक है, 2 एक जैसी प्लेट लीजिए तथा एक प्लेट को सूरज के प्रकाश धूप में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में क्या करिए, जल भरिए, जैसा कि चित्र संख्या 14.5 में दिखाया गया है, जो 14.5 में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है सूरज के प्रकाश, धूप और छाया में जल का जलवाष्पन यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, जल को मापने के लिए अब क्या कीजिए, जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जल इधर उधर ना छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए, क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है, किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है, जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, दिन के समय सूरज की किरणों महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों से भरे जल पर पड़ती है। दिन के समय में सूरज की किरणें कहाँ पड़ती है, हमारे महासागरों में पड़ती है, नदियों में पड़ती है, झीलों में तथा तालाबों में भरे हुए जल पे पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र में भी सूरज की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इन सभी का जल जो होता है निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण जो होता है क्या होता है, शेष रह जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है। छाया वाले रखी हुई स्थान से भी जल क्या होता है, छाया में रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। इसमें क्या होता है, इसमें अधिक समय लगता है। कहने का मतलब हुआ कि एक पेड़ के नीचे एक आप किसी प्लेट या किसी कप या किसी पतीले में लेकर के जल रख दीजिए और उतना ही मात्रा में जल जो है एकदम खुली धूप में, सूरज की धूप में रख दीजिए। अब आपको देखना है कि कौन सा जल जल्दी वाष्प होता है, कौन सा जल जल्दी वाष्पन होता है, कौन सा जल जल्दी सूखता है। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो पेड़ के नीचे रखेंगे, जो ठंडा में रखेंगे, छांव में रखेंगे, वो जल धीरे धीरे सूखेगा, उसका धीरे धीरे वाष्पन होगा। क्या सूरज के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म वायु जो है छाया में रखे जल को भी वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। डायरेक्ट सूरज का प्रकाश तो नहीं पहुंचता है, लेकिन सूरज के प्रकाश के द्वारा जो हमारा वायुमंडल जो होता है, वायु जो गर्म होता है, उस गर्म वायु के द्वारा जो होता है छाँव में रखे हुए बर्तन में भी जल जो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप वायु में जलवाष्प जो है निरंतर मिलती जाती है। वायु में जलवाष्प क्या होती है, निरंतर मिलती जाती है। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। जल का वाष्पन कैसी प्रक्रिया है, एक धीमी प्रक्रिया, धीरे धीरे होता है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। यही कारण क्या है कि जल से भरी हुई किसी बाल्टी से जल की कमी को हम बहुत धीरे धीरे देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पन धीरे धीरे होता है। आगे क्या है कि सूरज के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। सूरज के प्रकाश में वाष्पन क्या होता है, तेजी से होता है खुले जगहों पे। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। ठीक है, क्या जलवाष्प के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है? अब आइए कि पौधों द्वारा जल की क्षति कैसे होती है। पौधों द्वारा जल की क्षति कैसे होती है कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, सभी पौधों के लिए, सभी मानव जीवन के साथ साथ पशु के साथ साथ क्या, पेड़ों को भी वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधे जो होता है इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं। पौधे जो होता है इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग कहाँ करते हैं, अपना भोजन बनाने में करते हैं। एक प्रश्न आपको दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा, देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि पेड़ पौधे जो होता है, जल जो होता है किस माध्यम के द्वारा ले जाया जाता है। पेड़ पौधे जल जो होता है भूमि से, जो जमीन से जल ग्रहण करता है, पेड़ अपने अन्य शाखाओं पत्तियों तक
किसके द्वारा ले जाता है? आपको दो ऑप्शन भी दे देते हैं। चलिए, एक तो होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। फ्लोएम या जाइलम, इन दोनों में से आपको लिखना है कि पेड़ पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा, किस विधि के द्वारा भोजन अपने सभी भागों में पहुंचाते हैं। फ्लोएम या जाइलम के द्वारा आपको बताना है। भोजन बनाने में भी क्या करते हैं? पेड़ पौधे जल का उपयोग करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं जलवाष्प प्रक्रम के द्वारा। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का क्या किया था? परीक्षण किया था। याद कीजिए उसको। वायु में जो है जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है। वायु में जो हमारे वायुमंडल में जल किसके माध्यम से प्रवेश करता है? वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रम के द्वारा, विधि के द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। ठीक है, आइए कि अब देखते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं? ठीक है, जल से आधा भरा गिलास लीजिए। क्या कीजिए? जल से आधा भरा हुआ गिलास लीजिए और गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। जल से भरा हुआ एक आधा गिलास लीजिए, आधा गिलास जल से भरा हुआ लीजिए और गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। जल में कुछ बर्फ डाल दीजिए। अब क्या कीजिए? जल में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाली परिवर्तनों का क्या कीजिए? अब आप परीक्षण कीजिए। ठीक है, गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आ जाती है? ठीक है, बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में भी देखा था। ठीक है, याद कीजिए। यहाँ पे आधा जल से भरा हुआ गिलास है, जल कणिका नीचे है और यहाँ पे बर्फ दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर, जल को कहाँ पे? पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल को जो होता है हमारे पृथ्वी पर, हमारे धरती पर, जमीन पर पुनः वापस लाने में किस प्रक्रिया के द्वारा? संघनन प्रक्रिया। संघनन। ठीक है, याद कीजिए। संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कैसे होता है? आइए देखते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है? तापमान कम होता जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? ऊपर जाते हैं तो तापमान, टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है तो ठंडी होती जाती है। वायु ऊपर उठती है तो ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर के छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं, उसमें क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाता है। यही छोटी छोटी जल कणिकाएं जो होता है वायु में तैरती रहती है और हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। तो आप बादल के रूप में समझ गए होंगे। जैसा कि चित्र संख्या 14.7 में यहाँ पे दिखाया गया, ये बादल बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े अमाप की क्या बनाती हैं? जल की बूंदें बनाती है। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर के एक बड़े अमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। ये आपका बादल बना हुआ है। ठीक है, इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे कहाँ गिरती है? क्या गिरती है? नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। इन गिरती हुई बूंदों को क्या करते हैं? वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी क्या हो सकते हैं? गिर सकते हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल जो है वायु में चला जाता है। इस प्रकार किस विधि के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा? वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल जो होता है हमारा वायु में चला जाता है और बादल बनते हैं। फिर क्या होते हैं? वर्षा होते हैं। वर्षा कभी कभी ओले तथा हिम के रूप में भी होते हैं और जल पुनः धरती पर हमारे क्या होते हैं? वापस आ जाते हैं। ठीक है,
अब आइए देखते हैं कि पुनः महासागरों की ओर, पुनः महासागरों की ओर जो होता है जल कैसे जाता है, पुनः महासागरों की ओर जल कैसे जाता है। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है, प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। सभी भूपृष्ठ क्या है, महासागर के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा हुआ अधिकांश जल जो होता है अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। कहाँ चला जाता है, महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम जो है पिघल करके जल बन जाती है। पर्वतों पर हिम जो होता है, बर्फ़ जो होता है पिघल कर क्या बन जाती है, जल बन जाती है। और यह जल जो होता है पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। झरनों तथा नदियों के रूप में क्या होता है, नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ पे चित्र संख्या कितना में 14.8 में दिखाया गया है। यहाँ पे वर्षा का जल जो है झरनों और नदियों के रूप में बह रहा है। यहाँ पे वर्षा का जल झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिर रहा है। ठीक है, कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है, कुछ जल जो होता है इस प्रकार भी जो हमारे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती है वो बारहमासी होती है। बारहमासी का मतलब क्या हुआ कि सालों भर उसमें जल होती है। सालों भर जल कैसे होता है, जो बर्फ जो पिघल करके जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जल का रूप ले लेता है, उससे तो जल बना ही जाता है। फिर बाद में बरसात के मौसम में जो जल होती है उससे भी नदियाँ क्या होती है, पूरी तरह से जल से भरा हुआ रहता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे हिमालय द्वारा निकली हुई नदियाँ क्या होती है, पूरा बारहमासी होती है। तथा पठारी भागों में जो नदियाँ होती है वो बारहमासी नहीं होती है। बरसात के दिनों में जल होती है तथा बरसात नहीं होती है तो जल सूख जाते हैं कुछ कुछ नदियों में। ठीक है, कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां जो होता है भूमि पर लंबी दूरी तय करती है। अधिकांश नदियां क्या होती है, भूमि पर धरती पर लंबी दूरी तय करती है, उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। आप लोगों ने बहुत से सुना होगा कि ये नदियाँ जो होता है कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कुछ अरब सागर में गिरती है, तो यही नदियाँ सब होती है। तथा कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है, कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। आगे आने वाले चैप्टर में, अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी नदियाँ कहाँ से गिरती है, कौन सी नदियाँ पूरब की ओर प्रवाहित होती है तथा कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी होती है, ये सभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप लोग क्लास को कंटिन्यू देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ये आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा जो हम एनसीईआरटी के ओरिजिनल बुक को आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा का जल जो होता है झील तथा तालाबों को क्या करता है, भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में क्या हो जाता है, विलुप्त होता है। वर्षा के जल का कुछ भाग कहाँ, भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। इस प्रकार एक नदी का नाम बताइए जो भूमि से निकल कर के भूमि में ही विलुप्त हो जाती है। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि वो कौन सी नदी है जो भूमि से निकल कर के भूमि में ही विलुप्त हो जाती है। एकमात्र नदी हो आपके गुजरात में पड़ता है। मैं जगह बता दिया, गुजरात में पड़ता है। अब कौन सी नदी है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर। ऐसा प्रतीत होता है, मृदा में ही विलुप्त होता हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, वापस वायु में चला जाता है। शेष जल जो होता है धीरे धीरे कहाँ जाता है, भूमि के नीचे रिसता हुआ चला जाता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है, भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, कुओं का भरण जो होता है भौम जल से ही प्राप्त होता है। कुओं का भरण, अब देखते हैं कि हमारे कुएं में, गांव में जो कुआं होता था, कुआं में जो जल हम लोग निकाल लेते थे, फिर उसमें कल जैसे आज निकालते थे और कल फिर उतना ही जल आ जाता था। तो किस माध्यम से, वो भी भौम जल के माध्यम से ही कुएं में जल प्राप्त होता था, भरण होता था उसका पूरा पुनः। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल से ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल कहाँ से आता है, भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। इसलिए जल का जितना हो सके उतना बचाव कीजिए, जितना उपयोग करना है उतना ही कीजिए।
वेस्ट मत कीजिए। पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है कि उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से क्या होती है, ढकी हुई होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार आप देखते होइएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जल काफ़ी कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को क्या करता है, ऊपरी पृष्ठ को भी बहा करके ले जाता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल जो होता है ओले तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल जो होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है और वर्षा ओले तथा हिम के रूप में क्या होता है, वापस लौट आता है। लौट आता है। यहाँ पे ये देखिए दिखाया गया है कि जल चक्र, ये जल चक्र जो होता है यहाँ पे बादल बनता है, ये जल चक्र दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बादल के द्वारा जो जल बन रहा है, बादल के द्वारा जो जल बना हुआ है, वर्षा बना हुआ है, वो नीचे की ओर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन जो हमारे तालाब या समुद्रों में जो भी जल है वो क्या वाष्पन या वाष्पीकरण के द्वारा फिर पुनः कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, यही जल चक्र होता है। ठीक है, और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण को क्या कहते हैं, जल चक्रण कहते हैं। ऊपर से बादल द्वारा बना हुआ जल हमारी पृथ्वी पे आता है, पुनः क्या होता है, जल जो होता है फिर वाष्पन या वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चला जाता है, फिर संघनन के द्वारा जो बादल बनता है फिर जल नीचे आता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। जैसा कि चित्र संख्या 14.9 में दिखाया गया था। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र जो होता है, समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र जो होता है एक निरंतर प्रक्रम होता है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि यदि भारी वर्षा हो तब क्या होगा। यदि भारी वर्षा हो तब क्या होगा। वर्षा का समय अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, वर्षा का समय तथा अवधि जो होता है तथा उसकी मात्रा जो होती है विभिन्न स्थानों पे क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। कहीं पे कुछ अलग समय में वर्षा होता है, एक जगह पे वर्षा हो रही है, एक जगह पे धूप होता है। कभी सितंबर में वर्षा होती है तो कभी जनवरी में वर्षा होती है, तथा उसकी मात्रा भी अलग अलग होती है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी है जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा जो होता है मानसून के मौसम में होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जब मानसून आता है तब। ठीक है, विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर भी निर्भर करता है। परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। चित्र संख्या 14.10 में दिखाया गया है कि भारी वर्षा से नदियों जो होता है, भारी वर्षा के बाद का दृश्य देखिए। यहाँ पे देखिए भारी वर्षा के बाद में यहाँ पे जो सड़कों पे जल जमाव हो गया है, कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अत्यधिक कोई भी चीज़ नुकसान होता है। ठीक है, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। झीलों तथा तालाबों का जल स्तर क्या होता है, अत्यधिक वर्षा के कारण बढ़ सकता है, और ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैल करके बाढ़ का कारण बनता है, बाढ़ का रूप बन सकता है, या खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है, जैसा कि चित्र संख्या 14.11 में दिखाया है। हमारे देश में बाढ़ से जो होता है फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार भी क्षति हो जाती है, जान माल की क्षति हो जाती है। ठीक है, ये देखिए किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे लोगों का जीवन इतना व्यस्त हो गया है, इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि ये पेड़ पे रहने को मजबूर हो गए हैं। घर की छत पे रहने की छत नहीं है फिर भी घर पे रहने को मजबूर हो गए हैं। ये पशु का जीवन का देखिए क्या होता है, कभी कभी बाढ़ का इतना प्रकोप आ जाता है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलाशय जीव थल भाग में फंस करके मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी क्या होता है, प्रभावित करती है। आगे देखते हैं यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तब क्या होगा। ये तो हमने देखा कि जल हो गया तो बाढ़ हो गया, अधिकांश मात्रा में जल हो गया तो जल
तो बाढ़ आ जाएगा। अब देखते हैं कि अगर जल नहीं हुआ तब क्या होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तब क्या होगा। वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मृदा से लगातार जल की क्या होती रहती है, क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की कमी भी हो जाती है। भौम जल अभी पढ़े हम लोग। भौम जल की क्या होती है, भौम जल की कमी हो जाती है, इससे सूखा का प्रकोप पड़ जाता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना क्या हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति का क्या होता होगा जब बारिश नहीं होगा साल भर या उससे अधिक। अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार अथवा मैगजीन में पढ़ करके इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए कि जब सूखा पड़ा था तो कैसे हुआ था। ठीक है, हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, हम जल को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधा, जंतु तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। पृथ्वी पर जितने भी जल है, जितने भी उपलब्ध जल है, उसका केवल एक छोटा सा ही भाग क्या होता है, एक छोटा सा ही भाग पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल जो होता है महासागरों में होता है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा क्या रहती है, समान रहती है, सब जगह समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यधिक सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती भी जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जल की मांग क्या हो रही है, प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि हर क्षेत्र में बोल सकते हैं, हर क्षेत्र में हमारी जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का प्रकोप बढ़ रहा है। ठीक है, चाहे गरीबी हो, भूखमरी हो, जल के लिए हो, हर समस्या में अभी हमारा भारत जो है नंबर 1 पे चल गया है। 144 करोड़ जनसंख्या लगभग हमारे भारत का हो गया, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का भी दिखना एक साधारण सा दृश्य होता है। ठीक है, खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिक मात्रा का उपयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में क्या हो रहा है, जल की कमी हो रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। ठीक है, जल एकत्र करने के लिए लंबी कतार। अब देखिए, सोचिए कि ये क्या है, कितना दुर्लभ स्थिति की एक नल लगा हुआ है और इतनी सारी अलग अलग घर का जो है मटका रखा हुआ है जल के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि वर्षा के जल का संग्रहण हम लोग कैसे करते हैं। वर्षा के जल का संग्रहण कैसे करते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का एक जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण करते हैं। वर्षा के जल को संग्रहण करना क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण करते हैं तथा उसका बाद में उपयोग करते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं या नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है कि इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बह करके नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की क्या है, आवश्यकता है। वर्षा जल संग्रहण की यह 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। वर्षा जल संग्रहण की 2 तकनीक कौन कौन सा है, आइए देखते हैं कि छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, भंडारण पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो वर्षा हो रहा है छत पे, यहाँ से जो पाइप के द्वारा
यहाँ पे पाइप के द्वारा यहाँ नीचे पानी लाया जा रहा है और जल का संग्रहण हो रहा है। जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक क्या किया जाता है, ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। ठीक है, जैसे 14.11 चित्र में दिखाया गया है। दूसरा क्या है, या दूसरा विकल्प क्या है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा आज हम लोग जल के बारे में पढ़े हैं। जल जो होता है, अंत में हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि जल जो होता है